मोशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका है कणों के निकाय की गति और घूर्णी गति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। देखिए, कुछ बच्चों का मैसेज आया, कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर यह जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसके लिए वीडियो बना दीजिए, इसके लिए आप पढ़ा दीजिए। मैं उन बच्चों को कहूंगा कि एकदम बेसिक से जहां से मैं बात बताऊंगा एकदम आप सीक्वेंस से वीडियो देखते जाइए। यकीन मानिए कि इस चैप्टर से आसान आपको पूरे फिजिक्स में चैप्टर नहीं लगेगा। तो एकदम मेरी वीडियो की भाषा बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में और हर एक वीडियो की भांति बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भरी हुई वीडियो होगी, तो अंतिम तक जरूर देखें। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज कि जो आपका चैप्टर का नाम है कि कणों के निकाय की गति और घूर्णी गति। सबसे पहले हम चैप्टर को समझते हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर किसी भी चीज को हम कण कब कहेंगे, यानी कि सबसे पहले हम यहां पे परिभाषित करेंगे किसको, पार्टिकल्स को, कण को। इसके लिए आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जो भी चीजें बताई जाती हैं उन चीजों को बकायदा नोट्स करते चलिए। और यदि आपका इसका नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप नोट्स को भली भांति लिख सकते हैं। फिलहाल चीजों को यहां समझिए और जो भी चीज, जो भी बताई गई बात या नोट्स में ना हो वह भी बात जो बताई जाती है और पेन और कॉपी लेकर के लिखिए। और जो भी चीजें आपको याद करनी हो, आप चाहते हैं कि तुरंत ही क्लास के अंदर याद हो जाए, तत्काल वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस चीज को लिख दीजिए ताकि आपको डिजिटल बोर्ड में पीछे छप जाए। तो अगर हम बात करें पार्टिकल्स की कि कण हम किसको कहेंगे, तो सबसे पहली चीज आती है कण किसको कहेंगे। तो कण क्या होता है, जैसे अगर हम बॉल, आपने देखा है बॉल को हम क्या करते हैं, अगर हम फेंकते हैं तो बॉल काफी दूर गति करती है। इसके अंदर सार क्या छिपा है, देखिए बाल का जो आकार है इतना सा है, बाल ने जितनी गति की वह बहुत ज्यादा है। तो यदि बाल के द्वारा की गई गति उसके आकार और उसकी आकृति के तुलना में क्या हो, अत्यंत छोटी हो, अत्यंत अल्प हो, नागण्य के बराबर हो, तो उस कंडीशन में उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, कण कहेंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। यदि मैं बात कहूं कि एक छोटे से वृत्ताकार मार्ग पर, एक छोटा सा वृत्ताकार मार्ग है, इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई साइकिल चालक क्या कर रहा है, कोई साइकिल चालक यहां से क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है इस वृत्ताकार मार्ग पर, छोटा सा वृत्ताकार मार्ग है। तब यह जो आपका साइकिल समेत साइकिल चालक है, क्या यह कण कहलाएगा। अगर लूप जो वृत्ताकार मार्ग है वह अत्यंत छोटा है, तो इसकी साइकिल की तुलना में मार्ग जो है अत्यंत छोटा है, तो इसको कण नहीं कह सकते। लेकिन अगर यह पथ, जो आपका पथ है, रोड है, अगर लंबा है या रोड है एक, तो रोड कितनी लंबी जाएगी कोई पता नहीं होता। तो इसलिए यह क्या है, एक कण की भांति व्यवहार करता है। अगर कोई साइकिल सवार है, उसके कंधे पर अगर कोई बंदर बैठ जाता है और वह वृत्ताकार मार्ग पर या किसी सड़क पर चलता है, तो वह जो इसके कंधे पर जो बंदर बैठा होगा, जो मंकी बैठा होगा, यह एक क्या है, कण है। यह एक क्या है, कण है। उम्मीद करते हैं कण की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। कण क्या कहलाता है, कण कौन होता है कि ऐसा पदार्थ जो कि क्या करता हो, गति करता हो और उसकी गति के तुलना में उसका जो साइज है, उसका जो आकार है वह अत्यंत अल्प है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसे, उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे कण। उसको हम क्या कहेंगे, कण, यानी कि पार्टिकल। अगला आता है, इसमें अगला चीज जो है वह क्या है, निकाय। निकाय को हम सिस्टम भी कहते हैं, निकाय को हम क्या कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं। तो निकाय की इंग्लिश होती है सिस्टम। सिस्टम क्या चीज होता है, निकाय क्या चीज होता है। जैसे अगर हम एक नाव बना ले, क्या बना ले, नाव बना ले और उसमें 3-4 लोग क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं और नाव आपकी क्या कर रही है, पानी के अंदर क्या कर रही है, गति कर रही है। अब ये जो 3-4 बबलू मोहन सोहन ये सब जो बैठे हुए हैं, ये इस नाव की गति की तुलना में इनका आकार इतना सा है। तो ये जो बबलू मोहन सोहन रोहन
जो बैठे हुए हैं इसमें, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? कण हैं। लेकिन अगर इस पूरी नाव को बबलू, मोहन, सोहन इत्यादि सबको मिलाकर के अगर इस पूरे नाव को देखा जाए तो पूरा नाव जो है एक कणों का समूह है, और कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? कणों के समूह को हम कहते हैं सिस्टम, यानी कि निकाय। कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, यानी कि निकाय कहते हैं। अब अगला आता है इसमें गति। गति के बारे में आप परिचित हैं ही। गति आप जानते ही हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपनी स्थिति में, अपने अवस्था में परिवर्तन करती है तो वस्तु की स्थिति गति की स्थिति कही जाती है। घूर्णी गति के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली टॉपिकों में। तब तक आप कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं उनको समझिए। जैसे आपका है आंतरिक बल, जैसे आपका है आंतरिक बल, तो आंतरिक बल किसे कहते हैं? कोई कण आपका है, उस कण के या कोई निकाय है, जैसे इस निकाय के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर इनमें आपस में एक बल लग रहा होगा। जब नाव आगे की ओर जा रही होगी तो एक पीछे की ओर क्या कर रहा होगा? बल लग रहा होगा। तो इस पूरे निकाय के कणों के अंदर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आंतरिक बल कहलाता है। कणों के निकाय के अंदर लगने वाला बल, कणों के निकाय के अंदर जो बल लग रहा है उसे हम कहते हैं आंतरिक बल। जैसे परमाणु आपने देखा होगा, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस को क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो इस परमाणु के अंदर यह सब काम हो रहा है। परमाणु के बाहर से जब हम बल लगाते हैं तो उस बल को हम कहते हैं बाह्य बल। तो जब निकाय पर, किसी भी निकाय पर कोई बाहर से बल आरोपित किया जाता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को बाह्य बल कहते हैं। और जब वही बल यहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो लगने वाला बल है, यह परमाणु के अंदर अंदर लग रहा है, तो इस बल को हम क्या कहते हैं? इस बल को आंतरिक बल कहते हैं। अब देखिए, यह जो चैप्टर है आपका पूरी तरह से दृढ़ पिंडों पर क्या है? आधारित है। दृढ़ पिंडों पर क्या है? आधारित है। दृढ़ पिंडों पर आधारित है। पिंड किसको कहते हैं? पिंड, जैसे कण की परिभाषा हमने बताई कि यदि उसकी गति के तुलना में, अगर उसकी गति के तुलना में उसका आकार, उसका साइज एकदम अल्प हो, नगण्य हो, तो उसे हम कहते हैं कण। लेकिन अगर किसी वस्तु के गति की तुलना में उसका आकार, उसका साइज, उसका रूप क्या हो? बड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पिंड। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं हमारे चंदा मामा। अब जो वह दूरी है, पृथ्वी का आकार भी बहुत विशाल है, चंद्रमा का भी आकार बहुत विशाल है, तो पृथ्वी और चंद्रमा या कोई भी ग्रह जितने होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके पिंड कहलाएंगे। अब अगला टॉपिक है दृढ़ पिंड। अगला टॉपिक है दृढ़ पिंड, जिसकी अंग्रेजी होती है रिजिड बॉडी। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? रिजिड बॉडी। अगर इस चाक को देखें, इस चाक पर अगर हम बल लगा रहे हैं, इस चाक पर बल लगा रहे हैं और इसके अणुओं की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इस चाक को क्या कहा जाएगा? रिजिड बॉडी कहा जाएगा, दृढ़ पिंड कहा जाएगा। फिर से एक बार, जैसे अगर ये आपका चौक है या अगर आपका यह डस्टर है, इस डस्टर पर अगर हम पूरी तरह से बल लगाएं और इसकी आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, इसकी आकृति बदले ना, तो उस पिंड को हम क्या कहते हैं? उस पिंड को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। इस चैप्टर के अंदर फाइनली हम जिस भी चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वहां पे हमेशा जो गति होगी वह दृढ़ पिंडों की ही गति होने वाली है। ये रही चैप्टर की थोड़ी सी फीलिंग। अब चैप्टर की पूरी फीलिंग कब आएगी? जब आप घूर्णी गति को समझ लेंगे तब। तो कणों के निकाय की गति, इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे कि कण छोटे छोटे कण मिल करके जब एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और वह सिस्टम पूरी तरह से जब गति करता है तो उसे हम कणों के निकाय की क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब आइए समझते हैं हम किसको? घूर्णी
घोड़ी गति को समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल काम में लेंगे जो कि आपके घोड़ी गति के कंसेप्ट को क्या कर देगा, पूरी तरह से मक्खन कर देगा, पूरी तरह से हलवा बना देगा। तो अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। एकदम अच्छे ढंग से समझते हैं रोटेशनल मोशन क्या है। आपने देखा होगा यह वही पंखा है जो ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। देखिए यह पंखा, सबसे पहला चीज क्या है, जैसे अगर इस पंखे को देखें थोड़ा सा, तो यह पंखा किसके रूप में कार्य करता है। इस पंखे में कई सारे कण मिले हैं, कई सारे इसमें कण हैं, जो कि सारे कण क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ जब ऊपर आपका पंखा चलता है तो पंखे में बहुत सारे कणों से मिलकर के आपका पंखा बना हुआ है। और पंखा जब गति करता है तो सारे कण एक दूसरे के साथ साथ क्या करते हैं, गति करते हैं। दूसरी स्पेशल बात देखिए, यह जो पंखा चल रहा है इसकी एक डंडी ऊपर में क्या करती है, लगी होती है, और उस डंडी में आपका पंखा सेट होता है जो कि क्या करता है, गोल गोल घूमता है। घूम कहां रहा है पंखा? अगर हम बात करें पंखा के घूमने की, तो ये जो आपकी डंडी लगी हुई है, इस डंडी के सापेक्ष, इस डंडी को केंद्र मानते हुए जब कणों का निकाय यानी कि पंखा इस डंडी के चारों तरफ क्या करता है, गति करता है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। अब इस घूर्णी गति में कुछ आपकी परिभाषाएं हैं, जैसे यह जो आपका डंडी है, जिस डंडी के परिपक्ष, जिस डंडी के या जिस अक्ष के, यह एक अक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, इसके चारों ओर पंखा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो जिस अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु गोल गोल घूमती है, घूर्णन गति करती है, उस अक्ष को हम कहते हैं घूर्णन अक्ष कहते हैं। उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। और पंखा आपका घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः जिस तल में, यानी ये आपका जो पंखे का तल है, वह तल आपका क्या है, जैसे पंखा आपका इस प्रकार से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर पंखा इस प्रकार से गति कर रहा है तो ये जो गोल गोल वाला है यह पंखे का तल है, यानी कि ये पंखे का क्या है, तल है। और इस तल को हम क्या कहते हैं, इस तल को हम कहते हैं घूर्णन तल। इस तल को हम क्या कहते हैं, घूर्णन तल। तो दो चीजें हमने आपको बताई, एक आपका घूर्णन अक्ष और दूसरा आपका घूर्णन तल। पहली चीज कि घूर्णन गति किसको कहते हैं, यदि कोई निकाय, यदि किसी निकाय के सभी कण किसी एक अक्ष को, एक अक्ष के परितः या एक अक्ष के सापेक्ष या एक अक्ष के चारों ओर जब निकाय के सभी कण आपस में गति करते हैं, एक अक्ष के परितः, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जब किसी निकाय के सभी कण किसी एक अक्ष के परितः यानी एक अक्ष के चारों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, जब किसी निकाय के सभी कण किसी एक अक्ष के परितः क्या करता है, गति करता है, तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। दूसरी चीज कि जिस अक्ष को अपना माई बाप मान के, जिस अक्ष के सापेक्ष जो कण है आपका घूर्णन गति करता है, उस अक्ष को हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। और जो आपका पंखा है या जो कोई वस्तु जो घूर्णन कर रही है, जिस तल में गति कर रही है, उस तल को हम कहते हैं घूर्णन तल। उस तल को हम क्या कहते हैं, घूर्णन तल कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल कहूं कि आपको बोलना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, आपसे मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, आपको इशारे में जवाब देना है, तो आप कैसे दोगे? जैसे मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आप कक्षा 11वीं के छात्र हैं, तो आप कहोगे कि जी हाँ है। अब यह जो आपका सिर इस तरह से हिल रहा है, यह जो सिर आपका इस तरह से हिल रहा है, अगर मैं यहां पे अगर बात करूं तो इस अक्ष के परितः यानी हमारे गर्दन से जो ऐसे लाइन जा रही है, इसके अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः इस प्रकार से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमारे गर्दन के जो सीधी सीधी ऐसी लाइन आएगी वह इसका क्या होगा, घूर्णन अक्ष होगा। इसका तल क्या है, इसका तल आपका जो सिर है इस प्रकार से गति कर रहा है, तो इसका तल आपका ये है। अगर मैं कहूं कि क्या आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, तो आप कहेंगे ना। अब देखिए यहां पे सर, देखिए
अगर मैं यहां से सीधा सीधा यानी ये गर्दन को अगर देखूं तो ये गर्दन हमारा किसका काम कर रहा है, घूर्णन अक्ष का, और जो ये गोल वाला तल है इसको हम कहते हैं घूर्णन तल। अब उम्मीद करते हैं घूर्णन अक्ष और घूर्णन तल आपको समझ में आया होगा। यहां पे हम बात कर रहे थे घूर्णन गति की। आइए घूर्णन गति के कुछ गुणधर्म के बारे में हम देखते हैं। मान लेते हैं इसमें बहुत सारे कण नहीं, इसमें केवल व केवल कितने कण हैं, मान लेते हैं, अभी हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं केवल व केवल 2 कण हैं, और यह पंखा इस प्रकार से इस तल में क्या कर रहा है, इस तल में यह पंखा घूमने वाला है। अगर मैं यहां से बात करूं तो यह कण जब घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, और यह कण जब घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा। अगर इस कण के, इन दोनों कणों की बात करें, यह आपका M1 है, यह आपका क्या है, M2 है, यानी यह पहला कण है और यह आपका दूसरा कण है। तो इस दोनों कणों का, चूंकि यह वस्तु गोल गोल घूम रही है, यह वस्तु क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो इसमें 2 प्रकार का विस्थापन हो रहा है। एक तो जब वस्तु इधर चल रही है तो इसका विस्थापन क्या है, इसके विस्थापन को हम कहते हैं रेखीय विस्थापन। इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय विस्थापन। पिछले पाठों में आपने पढ़ रखा है। और दूसरा, यह गोल गोल घूम रही है, तो जब ये पंखा यहां से चल करके यहां आ जाता है, यहां से चल करके यहां आ जाता है, तो यहां इनने किसी कोण पर भी विस्थापन किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। जिसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। जो आपका रेखीय विस्थापन है, रेखीय विस्थापन को हम S से डिनोट करते हैं, कोणीय विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। अगर इसके घूर्णन गति में अगर हम लिखें क्या, अगर इसके घूर्णन गति में हम लिखें कोणीय वेग, अगर इसका हम क्या लिखें, कोणीय वेग किसके लिए, पहले कण के लिए, पहले कण का, अगर पहले कण का कोणीय वेग लिखें तो कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा क्या होता है, कोणीय विस्थापन। ओमेगा बराबर, यानी कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है क्या, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे क्या होता है, समय। अगर पहले कण के लिए लिए हैं तो हम ओमेगा 1 निकालेंगे, तो ओमेगा 1 बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटे समय। तो पहला कण जब एक चक्कर में यहां से इतना घूम जा रहा है तो इसका कोणीय विस्थापन कितना हुआ। आप देखें कि कण यहां पे था, यहां से पूरा एक राउंड लगा लिया, यानी कितने कोण विस्थापित हो गया, 360 डिग्री। कितने कोण विस्थापित हो गया, 360 डिग्री। और 360 को कहते हैं हम 2 पाई बटे समय। समय क्या हो गया, T, कैपिटल वाला T, जिसे आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, जिसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो यहां से W1 इज इक्वल टू आया 2 पाई बटे T। 2 पाई बटे कितना आया, T। अगर यही हम दूसरे कण के लिए लिखें, ओमेगा 2 दूसरे कण के लिए लिखें, यानी कि यहां पे हम लिखें दूसरे कण के लिए अगर हम लिखें तो दूसरे कण के लिए जो ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा, ओमेगा 2 यानी कोणीय वेग, दूसरे कण का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय दूसरे कण के लिए। तो दूसरा कण यहां से चलना शुरू करता है और फिर से जाकर के जब वहीं पहुंच जाता है, यानी एक चक्कर जब लगा लेता है, तो यह भी कितने कोण से घुमा, यह भी टोटल कितने कोण से घुमा, 360 डिग्री से घुमा। और 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 2 पाई। और एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल। तो 2 पाई बटे कितना हो जाता है, T। यानी ओमेगा 1 की भी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बटे T, और ओमेगा 2 की भी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बटे T। यानी एक बात साफ है कि किसी भी घूर्णन गति करती हुई किसी वस्तु का जो कोणीय वेग है प्रत्येक कण के लिए क्या होता है, समान होता है। प्रत्येक कण के लिए क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगर कोणीय वेग के जगह पे मैं बात करता हूं अगर रेखीय वेग की, तो रेखीय वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रेखीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं V से। अगर मान लेते हैं कि यह जो कण, छोटा वाला कण जो घूम रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वह क्या है, R1 है, और जो बड़ा वाला कण है यहां से देखी जाएगी त्रिज्या, तो यहां से जो इसकी छोटे वाले कण की त्रिज्या है वह कितना है, R1 है, और जो बड़े वाले कण की ये वाली त्रिज्या है यह कितनी है, R2 है। अब अगर रेखीय वेग लिखें तो रेखीय वेग भी बराबर आपका होगा रेखीय विस्थापन
रेखीय विस्थापन बटे समय, रेखीय विस्थापन बटे समय। अब आइए हम इसका जैसे कोणीय वेग निकाले प्रत्येक कण के लिए, दोनों कण के लिए, उसी प्रकार से हम रेखीय वेग भी इसका क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अगर रेखीय वेग, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, हम रेखीय वेग अगर हम यहां से आपका v1 निकालें तो v1 बराबर क्या होगा, रेखीय विस्थापन। पहला कण कितना रेखीय विस्थापन किया, ये जो कण चल रहा है इसकी जो परिधि है यही इसका क्या कहलाएगी, रेखीय विस्थापन। और किसी भी वृत्त की परिधि जो होती है वह कितनी होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। तो यहां से अगर पहले कण के लिए देखा जाए तो इसकी r, जहां 2πr में r क्या होता है, त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो यहां पे इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है। तो इसका कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2π और साथ में क्या हो जाएगा, r1। 2π साथ में क्या हो जाएगा, r1 बटे एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, t। किसका मान आ गया, v1 का मान। अगर हम v2 का मान ज्ञात करें, यानी दूसरे कण के लिए वेग ज्ञात करें, तो दूसरा कण यहां से चल रहा है और फिर से यहां पहुंच रहा है, यानी इसका जो रेखीय विस्थापन है वह कितना है, रेखीय विस्थापन कितना है, 2πr के ही बराबर है। लेकिन r का मान इसका कितना है, r2 है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यह आपका हो जाएगा 2πr2 बटे कितना हो जाएगा, t। 2πr बटे कितना हो जाएगा, t। और यहां से अगर इन दोनों को ही देखें तो क्या ये दोनों समान हैं, क्या ये दोनों समान हैं, तो जी बिल्कुल नहीं है। यह किस पर निर्भर कर रहा है, जो भी है 2π बटे t, यह तो आपका बिल्कुल नियत है। 2π बटे t तो बिल्कुल नियत है, सभी के लिए, दोनों के लिए ही क्या है, समान है। तो यह जब नियत है तो v इज प्रोपोर्शनल टू r। यानी कि अगर हम रेखीय वेग की बात करें, किसी घूर्णन गति करती हुई वस्तु के अगर रेखीय वेग की बात करें, तो जो रेखीय वेग होता है उनके कणों की जो त्रिज्याएं होती हैं, वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्याएं होती हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि त्रिज्या का मान बढ़ेगा, यहां पे देखिए त्रिज्या इसकी ज्यादा थी तो रेखीय वेग इसका ज्यादा था। जैसे अगर सपोज कीजिए कि आप बीच में खड़े हैं, आप कहेंगे किसी बंदे को कि मेरा गोल गोल आपको एक चक्कर लगाना है, आपको 2 मीटर की दूरी पर लगाना है। अब वह बंदा जल्दी से आपको घूम जाएगा। अब अगर किसी को कहें कि आप 100 मीटर पे, एक दूसरे बंदे को कहें कि हमसे 100 मीटर की दूरी बनाते हुए आपको गोल गोल चक्कर लगाना है, अब देखिए किसको ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। जो छोटा सा बाबू है, जो आपके 2 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर के आपको एक चक्कर ऐसे लगाना है, वह आसानी पूर्वक धीरे धीरे भी चलेगा तो वह अपना चक्कर पूरा कर लेगा आसानी पूर्वक। लेकिन 100 मीटर दूर जो बंदा खड़ा है और वह आपके गोल गोल जब चक्कर लगाएगा तो सेम अगर उतने ही टाइम में लगाना है एक चक्कर, तो वह क्या करेगा, वह बहुत तेज उसको दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह एक चक्कर क्या करेगा, लगा देगा। यानी अगर आपकी त्रिज्या बढ़ रही है तो आपका वेग बढ़ जाएगा। अगर रेखीय वेग की बात कर रहे हैं, अगर आपकी त्रिज्या बढ़ रही है तो आपका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर त्रिज्या कम है तो आपका वेग क्या होगा, कम होगा। तो जो रेखीय वेग है घूर्णन गति के अंदर, वह वेग किसके समानुपाती होता है, त्रिज्या के समानुपाती होता है। कि यदि त्रिज्या बढ़ेगी तो आपका वेग निश्चित तौर पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो घूर्णन गति के बारे में हमने आपको बताया। घूर्णन गति किसे कहते हैं, घूर्णन गति में जो आपका घूर्णन अक्ष होता है वह क्या होता है, घूर्णन तल होता है वह क्या होता है। अगली बात हमने आपको बताई कि जो घूर्णन गति की खास बात है कि इसका जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग प्रत्येक कण के लिए क्या होता है, समान होता है। किंतु इसका जो रेखीय वेग होता है प्रत्येक कण के लिए समान नहीं होता। इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से कण की दूरी जितनी ही बढ़ती जाएगी उतना ही उसका वेग, रेखीय वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही आपके घूर्णन गति की कुछ खास बातें हैं, यही घूर्णन गति की कुछ खास बातें हैं।